नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। मेरा नाम है मलय भट्टाचार्य। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं लेखक आर के नारायण की लिखी कहानी माँ और बेटा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले सभी से ये गुजारिश करता हूं कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से कहानी केंद्र को सब्सक्राइब करके उसका एक बेशकीमती हिस्सा बन जाइए। इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के खाने के वक्त रामू की मां ने कुछ देर इंतजार किया। बेटा जब आधा खाना खत्म कर चुका तब उसने शादी का मसला छेड़ दिया। बात छिड़ते ही रामू ने जवाब दिया, लो आप फिर शुरू हो गई। अमूमन शादी की बात छिड़ते ही वो नाराज हो जाता था, लेकिन आज अच्छे मूड में दिख रहा था। इसलिए मौका देखकर उसने शादी ब्याह के बारे में अपने पसंदीदा पॉइंट्स एक एक कर बेटे के सामने रखने शुरू कर दिए। जैसे उसके भाई की बेटी 14 साल की हो रही है, देखने में भी अच्छी है, उसका भाई अच्छा दहेज देने को भी राजी है। वो अर्थात रामू की मां दिन पर दिन बूढ़ी होती जा रही है और अब घर गृहस्थी के झंझटों से मुक्ति पाना चाहती है। न जाने कब मौत आ जाए और तब रामू के लिए खाना कौन बनाएगा, कौन उसकी देखभाल करेगा। और फिर एक निर्विवाद दलील, शादी के बाद आदमी की किस्मत बदल जाती है। फसल हल वाले हाथों पर नहीं बल्कि बर्तन वाले हाथों पर निर्भर होती है। यह बातचीत शुरू करने से पहले शाम को ही रामू की मां ने तय कर लिया था कि आज अगर उसने शादी के लिए मना किया या फिर चिड़चिड़ाया तो वो उसे उसकी किस्मत के भरोसे छोड़ देगी। उसे अगर सामने से आती ट्रेन के नीचे आते हुए भी देख लिया ना, तब भी एकदम अकेला छोड़ देगी। इसके बाद कभी उसके मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेगी। उसे एहसास था कि वो कितने पक्के इरादों वाली है और इस पर उसे फक्र भी था। किसी भी इंसान को पक्के इरादों वाला तो होना ही चाहिए। आखिर ये सब वही तो था जो एक मां के दिल में बच्चों के लिए अमूमन होता ही है। लेकिन मां के एहसास की भी एक सीमा है। अगर रामू को लगता है कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकता है क्योंकि वो सिर्फ एक मां है, तो इस बार वो उसे गलत साबित कर देगी। अगर उसने इस बार उसके फैसले या भावनाओं का थोड़ा सा भी अनादर किया तो दिखा देगी कि वो कितनी अलग हो सकती है। इतनी तैयारी के बाद उसने इस बार शादी का विषय छेड़ा था और अपनी तरफ से बेटे के सामने शादी करने के तमाम कारण भी पेश किए थे। लेकिन रामू ने इस बार भी सभी को खारिज कर दिया और बताई जा रही लड़की की शक्ल सूरत पर तिरस्कार से भरी एक टिप्पणी कर दी। इतना सुनते ही मां ने ऐलान कर दिया, मैं आखिरी बार तुमसे इस मसले पर बात कर रही हूं। इसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दूंगी। अगर तुम्हें पानी में डूबते हुए भी देख लूंगी तब भी नहीं पूछूंगी कि क्यों डूब रहे हो। समझ गए ना? हाँ हाँ, रामू ने सिर हिला दिया। वो लगातार चौथी बार कोशिश करने के बाद भी अब तक इंटरमीडिएट नहीं कर सका था। अब भी उसे 20 रुपए महीने तक की नौकरी नहीं मिल सकी थी और मां है कि उसकी शादी की चिंता कर रही है। और इतनी सारी लड़कियों में भी एक वो मामा की बेटी। उसके बाहर निकले हुए दांत देखकर कोई आदमी उसके पास तक नहीं फटकेगा। उससे शादी की बात तो वो सोच भी नहीं सकता। वो हमेशा सोचता था कि जब शादी करेगा तो रेजिया जैसी किसी लड़की से करेगा। 2-3 हिंदी फिल्मों में भी वो उसे देख चुका था। रामू की जिंदगी में जंग सी लगी हुई थी, एकदम बेजान सी। उदासी और अवसाद उसके भीतर स्थायी रूप से घर कर गया था। ज्यादातर टाइम या तो इधर उधर आवारागर्दी करता या फिर घर में सोता रहता था। समय बचा तो रीडिंग रूम में जाकर पुराने अखबार पढ़ने लगता था। बहरहाल अभी तो वो डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ किसी सोच में डूबा हुआ था। पास ही उसकी मां उसे देखे जा रही थी। फिर अचानक उसी ने चुप्पी तोड़ी, बोली, मुझे तेरी शक्ल से नफरत हो गई है। कोई भी ऐसा लटका हुआ चेहरा लेकर बैठता है तो मुझे नफरत होती है। अरे जिस औरत को विधवा हुए 10 दिन ही हुए होंगे ना, उसका चेहरा भी इससे अच्छा दिखेगा। आप इस तरह के ताने इसलिए दे रही हो ना क्योंकि मैंने आपके भाई की बेटी से शादी करने से मना कर दिया। उसने जवाब दिया, मुझे क्या चिंता है, वो लड़की खुशकिस्मत है और देखना उसे बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। रामू की मां को उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर नफरत हो रही थी। इस तरह के चेहरे उसे सख्त नापसंद थे। रामू को इस तरह देखना उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए वो लगातार बड़बड़ाई जा रही थी। कुछ देर तक रामू उसे सुनता रहा और फिर बोला, आप चुप कब होगी? मेरी जिंदगी वैसे ही खत्म होने वाली है।
रामू की मां ने कहा। ज्यादा बेसब्र ना हो, जल्दी ही तू मुझे हमेशा के लिए चुप होते देख लेगा। मुझे चुप होने के लिए कहता है? यही सब देखना रह गया था। अरे मैंने तो सिर्फ आपसे इतना कहा कि मुझे थोड़ी देर चैन से खाना तो खा लेने दो। हाँ हाँ, बहुत जल्द तुझे चैन से खाना खाने को मिलेगा, हमेशा के लिए। जब मैं चली जाऊंगी ना, तब खूब समय रहेगा तेरे पास, खाते रहना आराम से खाना। रामू ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप खाना खाता रहा। मां से नहीं रहा गया, फिर बोली, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूं कि खाना खाते वक्त तू थोड़ा इंसानों की तरह नजर आने लगे। ऐसे खाने के साथ ये कैसे संभव है? रामू ने पलटकर पूछा। क्या कहा तूने? मां चीख पड़ी। अगर इतनी तकलीफ है तो जा, कहीं आदमियों की तरह कुछ काम धंधा कर, पैसे कमा, उसके बाद कुछ मांगने की सोचना। ऐसे कंगले की तरह बैठकर हुक्म चलाने की सोचना भी मत। इसी कहा सुनी के बीच रामू खाना खाकर उठ गया और चप्पलें पहनकर कहीं जाने लगा। मां फिर पूछ बैठी, कहां जा रहा है? बाहर जा रहा हूं, उसने रूखेपन से जवाब दिया और बाहर निकल गया। जाते जाते दरवाजा भी ठीक से बंद करके नहीं गया। उसकी भी दिन भर की ड्यूटी पूरी हो चुकी थी। उसने रसोई का फर्श साफ किया, बर्तन धोए और उन्हें लकड़ी की रैक में दूसरे चमचमाते बर्तनों के साथ जमा दिया। झाड़ू को एक कोने में टिकाया और रसोई की खिड़की बंद कर दी। फिर कंदील ली और रसोई का दरवाजा बंद करके बाहर वाले कमरे में आ गई। वहां देखा कि बाहर का दरवाजा अधखुला पड़ा है। बेटे की लापरवाही पर बेहद गुस्सा आया। लड़का इतना गैर जिम्मेदार था कि उसने बाहर जाते वक्त दरवाजा बंद करने पर भी ध्यान नहीं दिया। और इधर वो है कि दिन रात घर का फर्श रगड़ते रगड़ते उसकी हथेलियां घिसी जा रही हैं। अगर लड़के को इतनी भी परवाह नहीं है तो वो इस तरह की गुलामी क्यों करे? आखिरकार वो इतना बड़ा तो हो ही गया है कि जिंदगी में अपनी जिम्मेदारी समझ सके। यही सब सोचते सोचते उसने अपना छोटा सा लकड़ी का बॉक्स निकाला। उसमें लौंग, इलायची और सुपारी निकालकर मुंह में रख ली। इसके बाद उसे कुछ शांति महसूस हुई। उसने सामने का दरवाजा भिड़ा दिया, लेकिन अंदर से कुंडी नहीं लगाई और सोने के लिए जा लेटी। पर चिंता अब भी सता रही थी। सोच रही थी, रामू आखिर कहां गया होगा? कुछ बेचैनी होने लगी तो वो उठ बैठी, दरी लपेटी और घर के बाहर चबूतरे पर उसे बिछाकर वहीं लेट गई। दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उन्हें हटाने के लिए भगवान का नाम जपने लगी, सीताराम 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 सीताराम। लेकिन अनजाने में ही न जाने कब वही उधेड़-बुन उसके दिमाग में फिर शुरू हो गई। रामू के बारे में सोचने लगी। घर से निकलते वक्त क्या कह गया था? मां, मैं टहलने जा रहा हूं, चिंता मत करना, जल्द लौट आऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कहा था। इस तरह का तो वो है ही नहीं। ये लड़का भी ना अपने बारे में कभी कुछ बताता क्यों नहीं? इतना ढीठ है कि हमेशा गुस्सा दिलाता रहता है। इसी तरह के ख्याल आ रहे थे उसके दिमाग में। खुद को समझा भी रही थी कि उसने जिस तरह की जली कटी उसे सुनाई, असल में वो उसी के लायक था। इससे बेहतर व्यवहार उसके साथ नहीं किया जा सकता। इसमें कोई शक नहीं कि खाने के दौरान वो उसके साथ बहुत बुरी तरह पेश आई थी। पूरी जिंदगी बस इसी एक जगह आकर वो असफल हो जाती थी कि जब गुस्सा आता तो कुछ भी बोलती चली जाती थी। उसे आज लग रहा था कि अगर वो अपने पति से भी कुछ कम बोलती तो शायद वो कुछ साल और जिंदा रह पाते। रामू ने कुछ खाने के बारे में कहा था। कल उसके लिए वो और अच्छा खाना बनाएगी, खाने में सब्जियां भी ज्यादा शामिल करेगी। बेचारा लड़का। यही सब सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। रात काफी हो गई थी कि तभी घंटाघर की घड़ियाल की आवाज सुनकर चौंक कर उठ बैठी। अरे 1 बज गए। उसने आवाज लगाई, रामू रामू। पर कोई जवाब नहीं मिला। चिंता ज्यादा होने लगी थी कि कहीं उसने अपने साथ कुछ कर तो नहीं लिया। धीरे धीरे उसे यकीन हो चला था कि खाने के वक्त उसने लड़के को जो बातें सुनाई थी उनसे दुखी होकर उसने खुदकुशी न कर ली हो। ये ख्याल आते ही वो वहीं चबूतरे पर बैठकर रोने लगी। अजीब अवस्था में पहुंच गई थी वो। इसी दौरान जब उसने आंसू पोंछने के लिए आंखों पर हाथ फेरा तो डरा देने वाला दृश्य उसके सामने तैर गया। उसने देखा कि रामू का शव कुकनहल्ली तालाब में तैर रहा था। उसकी शर्ट उतरी हुई थी, धोती घुटनों तक चढ़ाई थी और शरीर से चिपकी हुई थी। चप्पलें तालाब की सीढ़ियों पर रखी हुई थी। चेहरा फूल कर ऐसा हो गया था कि पहचान में ही नहीं आ रहा था।
ये देखकर वो जोर से चीख पड़ी और चबूतरे से नीचे करीब करीब कूद ही गई और ओल्ड अग्रहार स्ट्रीट की आखिरी छोर तक दौड़ गई। पूरी गली सुनसान थी। यहां वहां स्ट्रीट लाइटें जल रही थी। दूर कहीं से तांगे की आवाज सुनाई दे रही थी। तांगे वाला कोई गमगीन गाना गा रहा था और उससे सन्नाटे में खलल पैदा हो रहा था। इतने में पुलिस के सिपाही की सीटी उसके कान में पड़ी, तब उसने दौड़ना बंद किया। उसको एहसास हुआ कि अभी जो कुछ उसके दिमाग में आया है वो ख्याल भी तो हो सकता है। हो सकता है वो ड्रामे के लिए गया हो जो तड़के 3 बजे के पहले खत्म ही नहीं होता। लेकिन कुकनहल्ली तालाब की तस्वीर बार बार उसके जेहन में आ रही थी। उस ख्याल को झटकने के लिए वो तेजी से राम नाम का जाप कर रही थी। पूरी रात यूं ही गुजर गई। लौटकर घर आई तो नींद आंखों से भाग चुकी थी। जैसे तैसे पलकें बंद होती भी तो घंटा घर के घड़ियाल की आवाज सुनकर फिर खुल जाती थी। इतने में घड़ियाल ने सुबह के 6 बजने की सूचना दे दी। सर्दियों की सुबह थी। रामू अब तक नहीं लौटा था। अब तो उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई थी। ज्यादा कुछ सोचे विचारे बिना ही वो कुकनहल्ली तालाब की ओर चल पड़ी। मैसूर शहर सुबह सुबह आंखें खोल ही रहा था। दूध वाले अपनी गायों के साथ आ जा रहे थे। म्यूनिसिपैलिटी के सफाई कर्मचारी सड़कों पर झाड़ू लगा रहे थे। कुछ साइकिल सवार इधर उधर से गुजरते नजर आ रहे थे। वो तालाब पर पहुंच गई। सीधे निगाह पानी पर पड़ी। कहीं कुछ नहीं दिखा तो यहां वहां नजर दौड़ाई। तालाब किनारे पड़ी बेंचों में से एक पर रामू सोते हुए नजर आ गया। एक बार तो उसे लगा कि कहीं ये उसकी लाश तो नहीं। तेज कदमों से उसके पास पहुंची और रामू रामू कहते हुए बुरी तरह उससे झिंझोर डाला। रामू ने आंखें खोली तो उसकी जान में जान आई। वो आंखें मलते हुए उठ बैठा। आप यहां क्यों चली आई मां? ये कोई जगह है सोने की? ओहो, मेरी नींद यहां लग गई थी, उसने जवाब दिया। चल घर चल। इतना कहकर वो उसे अपने साथ लेकर घर चलने को हुई। लेकिन ये क्या? उसने देखा कि रामू तो तालाब की तरफ सीढ़ियां उतर रहा था। कहां जा रहा है? मुंह धोने जा रहा हूं, रामू ने सफाई दी। उसने आगे बढ़कर जोर से उसकी बांह पकड़ ली और बोली, नहीं, पानी के पास नहीं जाना है, चल मेरे साथ। रामू ने मां की बात मान ली। हालांकि मां के इस शक्ति प्रदर्शन से उसका माथा जरूर चकराया हुआ था। तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे लेखक R.K. नारायण द्वारा लिखी कहानी मां और बेटा। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने जानने वालों में शेयर करिएगा ताकि दूसरे भी इसका आनंद उठा सकें। नई कहानियों को समय पर सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में अपलोड होने वाली कहानियां आपको समय पर मिल जाए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।